मतलब गजब तो विवाद आदमी हो यार, ये सब कर कैसे लेते हो। मैं थोड़ा वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि एक ही वर्दी पहना हुआ दो आदमी एक जैसा नहीं होता है। मैंने जैसे कि बहुत खूंखार विलेन का रोल भी किया है। मैं नेताराज जा चुका हूँ, मैं बेतला गया हूँ। अब जितने भी दसम हुर्र जोना सब कुछ मैं बचपन में बहुत बार देख चुका हूँ। जैसे टेगोर हिल में ऐसे व्हील चढ़ा भी है, ऐसे करके क्लाइम करके। उस टाइम तो कोई रोक टोक नहीं था ना, उस टाइम तो कोई रोक टोक ही नहीं था, आसपास कुछ होते भी नहीं थे, लोग दूर में देखते वो टेगोर हिल। आपने मंगल पांडे में आमिर के साथ भी काम किया। हाउ इज इट वर्किंग विद मिस्टर परफेक्टनेस? यार आमिर खान एक बहुत अच्छा समझदार एक व्यक्ति है, मतलब सिनेमा में इज वेरी शार्प, इज वेरी, आई मस्ट से ही इज वेरी शार्प एंड ही नोज द क्राफ्ट। जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचे और जो आप नाटक पहले कलकत्ता में कर रहे थे, वहाँ उसके डिफरेंस में और क्या बेटर आपको सीखने को मिला, या वहाँ पर किस तरह का माहौल था उस दौर में? अभिनय करना मैंने शुरू किया तो 1993 में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्डेड बाय इप्टा इन 1993 बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। एक सवाल मेरे मन में जो उठा जब मैंने आपके सारे कैरेक्टर्स को देखा, या और भी जो ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत अहम किरदार निभाते हैं लेकिन उनका स्क्रीन स्पेस कम होता है, वैसे कैरेक्टर्स को, वैसे एक्टर्स को एक टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि अगर देवेंदु दा हैं तो ये बंगाली कैरेक्टर अच्छा करते हैं, तो ये अमूमन ऐसे ही रोल्स में दिखेंगे। हाँ, फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट चीटिंग। हम लोग चीटिंग ही करते रहते, जैसे कि अच्छा दादा, एनएसडी से आप 97 में पास आउट हो गए और फिर 2001 में आप बॉम्बे में आपको पहली फिल्म मिली मानसून वेडिंग। ये 4 साल आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, या थिएटर कर रहे थे, और उसके बाद फिर कब ये सोचे कि अब फिल्मों में जाएं? एक अभिनेता है जो अपने किरदार में, एक फिल्म में अपने किरदार में है, और उस किरदार को सामने बैठे पुलिस वाले को बताना पड़ रहा है कि मैं डीएसपी हूं। डायलॉग कुछ ऐसा है कि एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, आई एम नॉट इंस्पेक्टर, आई एम डीएसपी। ये बैच देख रहे हैं? अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मिर्जापुर का वो कंपाउंडर जिसका डायलॉग है कि गजब टोपीबाज आदमी हो यार तुम, हमारे साथ दिव्येंदु भट्टाचार्य हैं, रांची में हैं, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, एक्टर हैं, निदेशक हैं, और ये अपने आप में ही एक ड्रामा स्कूल है। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जोहार। जोहार। दादा आपने तो झारखंडी जोहार कर दिया। आपके बचपन में चलते हैं, आपका सफ़र काफ़ी लंबा रहा। जो जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ था कि आप 1975 में जन्मे और पढ़ाई लिखाई के बाद 88 से आपने थिएटर शुरू कर दिया। मैं सोचा कि ये जोश, ये जज्बा काफ़ी अच्छा है कि 13-14 साल की उम्र में ही आप क्लियर थे कि आपको क्या करना है। फिर आपसे जब बात हो रही थी तो ये जो डाउट है, 13 साल में आपने थिएटर शुरू कर दिया था, इसको पहले क्लियर करें और इस पे भी आएंगे कि पहला थिएटर का सफ़र कैसा रहा। देखिए वो 13 साल, जहाँ तक 13 साल की बात है, मैंने थिएटर एक्चुअली शुरू किया बचपन में, मतलब क्योंकि मेरे परिवार में मेरे एक ताया जी हुआ करते थे, सगे ताया जी, वो यात्रा करते थे। तो यात्रा एक फोक फॉर्म है, आप लोगों को पता होगा, हाई स्टंग फोक फॉर्म है। और मेरे एक चाचा थे जो थिएटर करते थे, शौकिया थिएटर करते थे। तो मुझे कभी कभार बच्चों के जैसे अगर कुछ कृष्ण की भूमिका है तो मैं रात को जाके खड़ा कर दिया मेरे को सेट में, स्टेज में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत पहले से अभिनय में घुसा हुआ था। लेकिन वही कोई बड़ी बच्चे तो कभी कोई बड़ी जगह में काम करते नहीं हैं। और लेकिन जब मैंने ना एक्चुअली जब थिएटर मैंने शुरू किया, जब अभिनय करना मैंने शुरू किया तो 1993 में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्डेड बाय इप्टा इन 1993 बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था मुझे। तो इप्टा से हम नाटक करते थे। अच्छा, उससे पहले भी प्रोफेशनल नाटक तो आप कर ही रहे थे 88 से, उसके बाद आप डायरेक्ट भी करने लगे नाटक। वो कैसे शुरुआत हुआ? वो एक्चुअली अगर आप कलकत्ता थिएटर के फॉर्मेट को अगर देखेंगे तो कलकत्ता में ज़्यादातर
जितने भी ग्रुप थिएटर के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े दिग्गज एक्टर हैं, जैसे कि अजितेश, समू मित्रा, उत्पल दत्त, जो भी गुजर गए, अभी भी लेजेंडरी बहुत एक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टर भी है। वो अपने प्ले डायरेक्ट भी करते हैं और उसमें एक्टिंग भी करते हैं। तो एक सिलसिला है एक्चुअली, ये थिएटर की एक प्रैक्टिस है कलकत्ता में। तो मैं जब एक्टिंग करता था तो मैं डायरेक्ट भी करता था, क्योंकि कुछ कुछ प्लेज ऐसे होते थे जो मैं अपने टीम के लिए करता था। मेरा एक दल है, मेरा एक्चुअली 2-3 दल होते थे कलकत्ता में। तो 2-3 दलों में मैं एक दल जो मेरा था जिसमें मैं डायरेक्ट भी करता था। क्या नाम? उस दल का नाम था एपिक थिएटर कलकत्ता। अभी भी एक्टिव? मेरा वो दल अभी तक एक्टिव नहीं है। मेरा दूसरा दल जो है, जिस दल में मैं अभिनय करता था, जो हमारे दोस्तों ने मिलकर हमने बनाया था, वो अभी भी कार्यरत है। मतलब वो अभी कर रहे हैं काम। उस दल का नाम है शोइलुशिक। शोइलुशिक एक थिएटर कंपनी है, तो वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा दादा, थिएटर आपने कर लिया, उसका निर्देशन भी कर लिया, फिर 1994 में आप एनएसडी चले गए। सबसे पहले कि ये कब थॉट आया कि अब थिएटर चल ही रहा है, अब इसकी पढ़ाई भी कर ली जाए, क्योंकि वो प्रोफेशनली वो कला सिखाते हैं। और दूसरा चीज़ कि उस समय पर कितना आप साफ थे कि अब मुझे यही करना है, क्योंकि आप बचपन से वही परिवेश में रहे, आपके चाचा इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, फिर आपने एक्टिंग शुरू की, फिर आप अवार्ड जीते और फिर एनएसडी का सफ़र। दरअसल मैं टटोल ही रहा था ज़िंदगी को, क्योंकि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करता था। कि मैं पेंटिंग भी कर लेता था कभी कभार, मैं कभी कभार ग्रुप, मेरा सिंगिंग का ग्रुप था जहाँ मैं गाना भी गा लेता था। खेलने कूदने का काफ़ी शौक़ था, मैं काफ़ी अच्छा प्लेयर था। मैंने फुटबॉल खेला बहुत दिनों तक, मैंने क्रिकेट खेला है, मैं ट्रैक एंड फील्ड किया है, मैंने बचपन में जिम्नास्टिक्स भी किए, तो स्विमिंग किया। तो मैं वो उसमें भी सब कुछ में इंटरेस्टेड था। तो मैं टटोल ही रहा था एक्चुअली। लेकिन आदमी को जब वैलिडेशन मिलता है, आदमी को जब बोला जाता है कि यार बहुत अच्छा काम किया तूने, और एक अवार्ड आपका वैलिडेशन को और बढ़ा देता है। तो जब मुझे कॉलेज फेस्ट, जो कॉलेज में फेस्ट होता है ना, हर एक कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, तो वहाँ जो कंपटीशन होता है, वहाँ कंपटीशन में हम अपना ग्रुप लेके जाते थे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेके आ जाता था मैं। तो ऐसे करते करते तब आपको लगता है वैलिडेशन मिलना शुरू हो रहा है। ऐसा लगता है कि यार, मुझे लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ और करना चाहता भी हूँ। तब पता चला कि यार कि कहाँ कहाँ इसकी पढ़ाई होती है। तब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला, तो 1994 में चला गया। वो पहली बार आपने फॉर्म भरा था और पहली बार ही चले गए? जी। अच्छा, तो जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुँचे और जो आप नाटक पहले कलकत्ता में कर रहे थे, वहाँ उसके डिफरेंस में और क्या बेटर आपको सीखने को मिला, या वहाँ पर किस तरह का माहौल था उस दौर में? कलकत्ता में जो कुछ भी चल रहा था वो मैं अपने हिसाब से कर रहा था। जो कुछ भी मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहा था, मेरे अभिनय के साथ कर रहा था, थिएटर कला के साथ कर रहा था, तो मैं वो देखता था, पढ़ता था, सीखता था, प्रैक्टिस करता था। से एक पर्सनल एक्सपीरियंस चल रहा था मेरा। मैं ग्रो कर रहा था, मैं जान रहा था चीज़ें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि मैं कर पाता था, कर लेता था, लेकिन वो समझाऊँ कैसे, मतलब कैसे किया जाता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ऐसी जगह है जहाँ आपको बारीकियों से सारी चीज़ें सिखाई जाती है, आपको बताया जाता है कि एक एमेचर और प्रोफेशनल में क्या फ़र्क है। कि आप अगर एक प्रोफेशनल हो तो आपको हर रोज़ वही परफॉर्मेंस तो देना तो पड़ेगा ही। एमेचर ये हो सकता है कि एक दिन एक परफॉर्मेंस दे दिया और फिर आगे 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 कभी दे ही नहीं पाया वो तो। लेकिन प्रोफेशनल और एमेचर में वही फ़र्क होता है। अच्छा दादा, जब आप एनएसडी में थे और आपके बैच में और भी ऐसे एक्टर्स थे जो अब बॉलीवुड में आके अच्छा नाम कमा रहे, भारतीय सिनेमा में, उसमें से एक थे राजपाल यादव। हमने उन्हें स्क्रीन पर देखा है, बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं, लेकिन कॉलेज के दिनों में कैसे थे राजपाल?
आप लोग की अच्छी दोस्ती थी उस वक्त? हाँ, मेरा बैचमेट था, तो मेरा बैचमेट था, तो एक साथ उठना बैठना, 3 साल एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, थिएटर करना, क्लासेस करना, तो एक दोस्ती तो है ही, अभी भी है। अच्छा, कोई ऐसा बात जो अभी तक बाहर नहीं आई हो उन दिनों की? नहीं, मतलब कॉलेज लाइफ है, स्कूल कॉलेज लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मोमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो हमारे एक बहुत टफ एक टीचर भी थे, उनका नाम है रीता गांगुली कोठारी। जो हम रिहर्सल अगर नहीं करे तो रात को हमको रूम में, पीछे रूम में से ताला लगा के भी चली जाती थी। हाँ, ऐसे बोलते कि तुम रिहर्सल नहीं करोगे तो ताला लगा के चली जाती। तो वैसे उनको मैया मैया बोलते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि हम सारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। मतलब NSG इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स, सब BA करके आते हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि हम अभी भी बच्चे हैं, तो हमको ऐसे बंद करके चले जाते थे। तो ऐसे ये सब बहुत सारी कहानी होती थी। अच्छा दादा, NSD से आप 97 में पास आउट हो गए और फिर 2001 में आप बॉम्बे में आपको पहली फिल्म मिली मॉनसून वेडिंग। ये 4 साल आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, या थिएटर कर रहे थे, और उसके बाद फिर कब ये सोचे कि अब फिल्मों में जाना है? मैं NSG रेपर्टरी कंपनी में काम कर रहा था। तो मैं 1997 में NSG से निकलने के बाद NSG रेपर्टरी कंपनी है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल। सो ये भी एक कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर में आता है। तो यहाँ हर साल जो निकलते हैं NSG से, उनमें से कुछ गिने चुने लोगों को NSG खुद एक ऑफर देते कि इफ़ यू वांट टू वर्क विद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी एज एन एक्टर। सो मुझे लगा था कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी रंगमंच और करना चाह रहा था, ताकि ज़बान पे काम हो, बाकी सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हो। तो कब तक काम कर रहे थे? 2000, 97 to 2000, 97 में पास आउट हुआ, 2000 में मैंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मुझे दिल्ली में मॉनसून वेडिंग नाम की एक फ़िल्म मिल गई थी। वो फिल्म करते हुए फिर मैं मुंबई चला गया। और उसके बाद फिर आपकी फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ, आपने हिंदी सिनेमा किया, बंगाली फिल्म्स किया, धीरे धीरे, हाँ। और वो नाम बनाते बनाते 24 साल लग गए। इसमें दो चार ऐसी आपकी परफॉर्मेंसेस थी जो अब सोशल मीडिया के दौर में आकर के वो उभर करके निकली हैं। और उसमें से एक अभी हाल फिलहाल एक फिल्म आई थी मिशन रानीगंज, उसमें जो किरदार है आपका। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में जो उठा जब मैंने आपके सारे कैरेक्टर्स को देखा, या और भी जो ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत अहम किरदार निभाते हैं लेकिन उनका स्क्रीन स्पेस कम होता है, वैसे कैरेक्टर्स को, वैसे एक्टर्स को एक टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि अगर देवेंदु दा हैं तो ये बंगाली कैरेक्टर अच्छा करते हैं, तो ये अमूमन ऐसे ही रोल्स में दिखेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एक ये तो एक बेसिक प्रैक्टिस है इंडस्ट्री का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते कि एक कैरेक्टर, उन्होंने इस पिक्चर में ये वाला कैरेक्टर अच्छा किया था, तो ये ऐसे ही कैरेक्टर्स जब आएंगे तो उसको कास्ट करो। तो ये एक बेसिक प्रैक्टिस है, पर मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है। मैंने जैसे कि बहुत खूंखार विलेन का रोल भी किया है लायक बन के, और वैसे अपना अनदेखी में DSP घोष जो है वो सुपर पॉजिटिव कैरेक्टर है। रानीगंज भी बहुत नेगेटिव है, लेकिन बाकी अब जमताड़ा देख लीजिए, जमताड़ा में वो एक विश्वा पाठक, वो एक अलग डायलेमा वाला वो SHO है। और मैं मेहंदी रज़ा एज अ साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, रॉकेट बॉयज़ में वो भी एक अलग इंसान है, वो एक साइंटिस्ट है। तो मैं थोड़ा वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि एक, मतलब एक ही वर्दी पहना हुआ दो आदमी एक जैसा नहीं होता है। अच्छा, इसी में एक जो अभी सोशल मीडिया में
आप मीम हैं, आपको मालूम होगा, ये जो कंपाउंडर का कैरेक्टर है मिर्ज़ापुर में और जिसका ये डायलॉग है, गजब टोपीबाज आदमी हो तुम। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज मीम्स? हाँ, वो एक एक्चुअली एक वो कैरेक्टर जो था वो एक स्मॉल टाइम डॉक्टर है, जो कि स्मॉल टाइम डॉक्टर है, जो कि मतलब डॉक्टरी पास करने के लिए उसको पैसे वैसे खर्च करने पड़े थे। तो वो ऐसा डॉक्टर है जो उस डॉक्टर ने उसका इलाज किया, तो वो जब उसको देखता है कि वो कि बहुत ही जो आदमी है किसी बहुत माहिर है, तो वो देखता है कि तो तेरे जलवे तेरे बहुत है, तू कुछ भी कर लेता है कभी भी। तो वो क्या होता है कि मिर्ज़ापुर एक बहुत बड़ा सीरीज़ है, बहुत ही, इसका सीज़न 1 बहुत मेजर हिट था। सीज़न 2 में भी लोगों का एक ये था कि यार सीज़न 2 ऑफ मिर्ज़ापुर मतलब ऑलरेडी इसमें था, लेकिन उसमें ही जब एपिसोड शुरू होता है तो वो एक बैंग था, वो बैंग से शुरू होता है, तो ताकि ऑडियंस को लगे कि यार यार मिर्ज़ापुर शुरू हो रहा है। तो अपने डायरेक्टर गुरु, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो मेरे घर आया तो मेरा तो हाथ टूटा हुआ था, बल्कि एक कैरेक्टर है, छोटा सा कैरेक्टर है, बट ये इट विल स्टे इन ऑडियंसेस माइंड, ऑडियंस के दिमाग में रह जाने वाला कैरेक्टर है। तो मैंने कहा कि जब मैंने सुना कैरेक्टर तो मैंने देखा कि यार ठीक है, मतलब बोल रहा है तो कर लेते। अच्छा दादा, अब कुछ चीज़ें जो बहुत आइकॉनिक हो जाती हैं, कभी कभी ज़रूरी नहीं हो कि वो स्क्रिप्ट में हो, तो आर यू अ डायरेक्टर्स एक्टर, और आप इम्प्रोवाइज़ करने में बिलीव करते हैं या कर भी लेते हैं? मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ, मैं कम्प्लीटली डायरेक्टर का एक्टर हूँ। लेकिन इम्प्रोवाइज़ मैं उस हिसाब से नहीं करता हूँ कि इम्प्रोवाइज़ मतलब कुछ भी करना, कुछ भी बोलना, और जिनको बोलने की बहुत आदत है वो बोलते ही रहता है, वो ऐसा ही, उसको मैं इम्प्रोवाइज़ नहीं मानता। इम्प्रोवाइज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर जो गिवन सर्कमस्टांसेस जिसमें सीन लिखा गया है, उस सीन से अगर बेहतर कुछ करो कि आप कर पा रहे, तभी इम्प्रोवाइज़ का मतलब है। अदरवाइज़ उस सीन को इम्प्रोवाइज़ करके और ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। दादा, दिस कॉन्वर्सेशन कैन नॉट एंड विदाउट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर यू प्लेड इन द रेलवे मैन। मैं उसका मेकिंग वाला पार्ट देख रहा था और उसमें पता चला कि आप लोग गर्मी में शूट कर रहे थे, वेयरिंग स्वेटर्स, एंड फिर वो सीन है कि पीपल आर सफोकेटिंग एंड देन यू हैव टू डिलीवर योर डायलॉग्स ऑल्सो। हाउ टफ वॉज इट टू शूट द रेलवे मैन? पहला चीज़ इसमें। जब रेलवे मैन, जैसे कि फिर वही रेलवे मैन के बारे में बताया कि वो बच्चे आगे सारे, अभी अभी सब बच्चे आगे पूरे भर गए, बहुत ये लोग SGFI खेल रहे अभी आए हैं। हाँ, तो रेलवे मैन वही मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही सुपर पॉजिटिव आदमी है, मतलब जो फर्स्ट सेवियर है, जो पूरा भोपाल शहर को बचा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि उसके शोल्डर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या है, किस लेवल का है। तो वो तो उस पद की वो गरिमा है, उस रोल की वो गरिमा है, तो उस रोल की गरिमा को आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, छोटे नहीं कर सकते। जो और इस टाइप के जब रोल्स करते तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बढ़ जाती है। हाउ टफ इट वॉज टू शूट ड्यूरिंग समर्स वेयरिंग स्वेटर्स एंड दैट, वो फिर वो आपको एक्ट करना भी तो होता है कि सफोकेटिंग सीन है, यू आर फील नॉट फीलिंग गुड इनफ टू ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस समय पे कितना टफ होता है एक एक्टर को प्ले करना कैरेक्टर? हाँ, मतलब इट इज़ सो एवरीथिंग लाइक नो, हर एक शूटिंग में हमारे फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट चीटिंग। हम लोग चीटिंग ही करते रहते हैं। जैसे कि अगर हमको गर्मी लग भी रही है तो फिर हमको स्वेटर पहनना पड़ता है, क्योंकि हमको दिखाना पड़ता है कि ये ठंड का मौसम है। वो तो करना ही पड़ेगा आपको तो वर्किंग का अपना नेचर ही ऐसा है। जिस तरह का कैरेक्टर का शुरुआत हुआ था, एंड वो कैरेक्टर फिल्म वेब सीरीज में मर जाता है, बट स्टिल इट कम्स आउट एज अ हीरो एंड द फर्स्ट हीरो ऑफ दैट होल थिंग। सो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वो एक कि वो एक्चुअली देखा जाए कि पूरा जो इमोशन ऑफ दैट होल सीरीज़ वो फर्स्ट एपिसोड में यही कैरी करके लेके जाता है एक्चुअली।
इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक yeah. So that was a responsibility actually. Hello sir. आफ्टर द शो रिलीज्ड जो अप्रिशिएशन मिला कैसा था वो? After the show release, of course, लोगों को बहुत अच्छा लगा and it became a major hit. It's a major hit show and numbers are also good. Audience को बहुत अच्छा लगा. ऑडियंस ने बहुत ही लार्जली अप्रिशिएट किया फिल्म को और ऑडियंस थोड़ा बंद कर दे हल्का सा. सो ऑडियंस ने बहुत लार्जली अप्रिशिएट किया और ऑडियंस तक पहुंची ऐसी चीज़ें ऑडियंस ने देखा, ऑडियंस ने रिएक्ट किया और ख़ास करके ऑडियंस ने मेरा एक छोटा सा किरदार है जिसको भी सराहाया, जिसका परफॉर्मेंस को भी सराहाया, उनको याद किया, तो वो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है. अच्छा दादा, एक दो छोटे छोटे सवाल. ये हम हमेशा खबरों में देखते हैं कि कोई भी अक्षय कुमार की फिल्म होती है तो वो फर्स्ट हाफ का शेड्यूल में शूट हो जाती है, वो सुबह जल्दी शूट शुरू होती है, ऐसा है? नहीं, अक्षय कुमार बहुत पंक्चुअल आदमी है, तो वो शूटिंग हम जिस टाइम में करते उस टाइम में तो वो आ ही जाता है वो, और उनका काम वो बिकॉज उनका काम वो जल्दी कर लेते. फिर उसके बाद हमको कुछ जहाँ हमको शूटिंग करने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है तो वहाँ उनकी बॉडी डबल के साथ भी कर सकते, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है. बट ही इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी पंक्चुअल एंड वेरी डिसिप्लिन्ड. आपने मंगल पांडे में आमिर के साथ भी काम किया. हाउ इज इट वर्किंग विद मिस्टर परफेक्टनेस? यार आमिर खान एक बहुत अच्छा समझदार एक व्यक्ति है, मतलब सिनेमा में. इज़ वेरी शार्प, इज़ वेरी, आई मस्ट से ही इज़ वेरी शार्प एंड ही नोज़ द क्राफ्ट इन एंड आउट. वो उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि सिनेमा, द बिजनेस ऑफ सिनेमा. लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड है. तो आप कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक फिल्म बनाई वो काम नहीं किया, तो बट वो अलग बात है. बट दे आर ऑल वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग. आखिरी सवाल दादा, आपकी आने वाली कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स है जो जल्द हम स्क्रीन पर आपको फिर से देख पाएंगे? अभी 2 फिल्म, 2 सीरीज़ है जो रिलीज़ के कगार पर है. एक अमेज़न प्राइम में आने वाला है पोचर, आई थिंक ये फरवरी में आने वाला है, और आई थिंक मार्च में महारानी सीज़न 3 आने वाला है. उसके बाद आई थिंक मार्च में या अप्रैल में अनदेखी सीज़न 3 भी आएगा. तो ऐसी है जो लाइन में है वो आते रहेंगे. अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल, फिल्म और आपसे हट करके आप पिछले 5-7 दिनों से रांची में हैं, रांची कैसा लगा? ये रांची मेरा बहुत पसंदीदा शहर है वैसे, क्योंकि बचपन में अगर मतलब देखा जाए कि मैं एक बंगाली हूँ और मैं कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता वालों के लिए रांची एक बहुत ही नज़दीक का डेस्टिनेशन है. और हर कोई छुट्टी मनाने रांची तो सबसे पहली बार ज़िंदगी 2 जगह में पहुँच जाते हैं, एक पुरी और एक रांची. तो रांची हम बहुत पहले बचपन में भी आए हैं, मॉम डैड के साथ आए हैं, फिर बाद में दोस्तों के साथ आए हैं, फिर बाद में अगर जमशेदपुर में शूटिंग करते समय रांची होके गए, धनबाद में शूटिंग करते समय रांची होके आए गए. तो रांची के साथ एक, और ऑफकोर्स बंगाली लोग बिरसा मुंडा के बारे में बहुत ही, जैसे मेरे एक दोस्त का नाम भी बिरसा है, वो तो और सीधो कानो, मतलब ये तो मतलब हमारे फोक लोर का पार्ट है, हम तो बचपन में पढ़ते आए हैं सब चीज़ें. अच्छा दादा, जब बचपन में आप रांची आते थे मॉम डैड के साथ, कौन कौन सा जगह आप घूमने जाते थे उस वक्त, कुछ मेमोरीज है? मैं नेतारहाट जा चुका हूँ, मैं बेतला गया हूँ, अब जितने भी दसम हुर्र जोना सब कुछ मैं बचपन में बहुत बार देख चुके. टेगोर हिल में बहुत बार मैं जाके बैठा रहता था. मैंने से टेगोर हिल में ऐसे व्हील चढ़ा भी है, ऐसे करके क्लाइम करके.
उस टाइम तो कोई रोक टोक नहीं था ना, उस टाइम तो और कोई रोक टोक ही नहीं था, आसपास कुछ होते भी नहीं थे, लोग दूर में देखते वो टेगर हिल, और देखा खेत खलियान के बीच में एक छोटा सा टीला, उसके ऊपर एक बैठने की जगह, वैसा था पहले, उस टाइम की बात करो रांची की। अभी तो रांची बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया, अभी कंजेस्टेड हो गया है। बहुत कंजेस्टेड हो गया, मतलब अभी तो मतलब चारों तरफ अभी तो रोड नहीं है, बिल्डिंग है, मतलब वही देख रहा हूँ कि एक एक जगह में ऐसा ट्रैफिक फंसता है। अच्छा दादा, एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो आपका बहुत फेमस डायलॉग है, गजब टोपी बाज आदमी हो तुम, ये प्लीज़ आप बोलेंगे हमारे लिए? अरे यार, मैं वो एक्चुअली डायलॉग बोलने वाला इंसान, एक्टर नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि वो करिश्मा है नहीं मेरे अंदर, मतलब वो एक डायलॉग बोलने का तरीका होता है ना, तो उस तरीके से मैं डायलॉग कभी नहीं बोलता। क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए। हाँ मतलब वो वही, मतलब गजब तो विवाज आदमी हो यार, ये सब कर कैसे लेते हो। तो ये थे हमारे साथ दिव्येंदु भट्टाचार्य, रांची में हैं और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मेरी बातचीत इनसे हो पाई। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, हमारा नाम है ऋषभ और कैमरे के पीछे हैं संजय। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.